Hello students, good afternoon to all of you. बच्चों, in previous class we completed contract of sale. Last question था unpaid seller. ओके, सभी को समझ में आया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा बच्चों. और एक क्वेश्चन है एंड इनफैक्ट कुछ बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस है प्रीवियस यूनिट में, दैट आई विल डिस्कस विथ यू बच्चों बाद में, क्योंकि जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क्स ओवरऑली डिस्कशन करूंगा, तब वो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कशन कर लूंगा. एंड और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है आपके एग्जाम के लिए, वो भी इम्पोर्टेंट है पर इतना ज़्यादा नहीं, पर मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा, मुझे याद रहेगा. सो बच्चों, आज हम और एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, नया यूनिट पढ़ने जा रहे हैं बच्चों. एंड उसमें हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. अगर मैं आपको बताना चाहूं तो बच्चों ये बहुत 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 ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉमर्स बच्चों के लिए. अगर आप लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़े होते, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन आपके मैथमेटिक्स में, तो आपको ये पढ़ने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती. पर हाँ, आपने इसे कुछ पढ़ा होगा आपके प्रीवियस +2 क्लासेस में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक में, अकाउंटिंग में. इनफैक्ट मैंने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रोविजनल नोट के बारे में फर्स्ट ईयर में बताया होगा. पर फिर भी बच्चों, अगर आप इसको डिटेल में पढ़े होते डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो आपको पढ़ने में और भी इजी लगता. बट नो प्रॉब्लम, अभी भी इजी लगेगा. इनफैक्ट अब हम इसको पूरा डिटेल पढ़ेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम डिटेल में पढ़ेंगे और पूरे अच्छे से. सो मैं जानता हूं कि किसी का भी डाउट नहीं रहेगा. फिर भी बच्चों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा. बच्चों, सो फार एज योर टॉपिक इज कंसर्न, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज कंसर्न, आप लोग किसी से भी पढ़ोगे इन फ्यूचर में, सो मेनी पर्सन बच्चों डिफरेंट वे में सब पढ़ाएंगे, उनका डिफरेंट व्यू होगा. बुक से जो आपका इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लिखा है उसके बारे में बताएंगे. पर बच्चों, आई थिंक मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में. एंड बच्चों, वो इंफॉर्मेशन है एक्चुअली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है क्या, वो तो एक मीनिंग में बता दूंगा या 2 मीनिंग, एक डेफिनेशंस बता दूंगा. पर बच्चों एक्चुअली ये जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पढ़ा, बेलमेंट पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, सब में आपको डिफरेंट मीनिंग थे. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाँ इजी था, अनपेड सेलर थोड़ा समझ में आ रहा है, बेलमेंट डिफरेंट थिंग था, आपका इंडेमनिटी अलग था, गारंटी अलग था थोड़ा. सो टर्म का मीनिंग समझना इज वेरी सिंपल. नेगोशिएबल का मतलब मैं आपको बता दूंगा, आप समझ जाओगे. पर बच्चों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ, तो उसको आप बड़े ध्यान से सुनना. वेरी सिंपल. एंड मैंने बोला आपके बुक में ही नहीं बच्चों, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते, अकाउंटिंग पढ़ते, उसमें भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बच्चों बहुत जरूरी है. जहाँ पे अकाउंटिंग में आप लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक पढ़ते हैं, मैथ में तो बच्चों डिस्काउंटिंग और बिल्स ऑफ एक्सचेंज है. इन फ्यूचर में आपके एंट्रांस में भी ये क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है. इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं. अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिफरेंट है, मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल ही कुछ हद तक इस लाइन पे जाएगा. अभी जो पढ़ रहे हैं फिर पूरा चेंज हो जाएगा. अकाउंटिंग भी शुरुआत यहीं से होगी, फिर ट्रैक चेंज हो जाएगा. एंड लॉ में आपका कंप्लीटली बच्चों थ्योरी है अबाउट दी डिटेल में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर. सो बच्चों, एक चीज आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो. सपोज
आप मुझसे उधार मांग रहे हो, आप मुझसे उधार मांग रहे हो, तो मैंने आपको बोला ठीक है मैं दूंगा। बच्चों मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, उससे थोड़ा ध्यान से सुनना, ना कि ये आपके बुक में लिखा होगा, मैं भी कहीं लिखा हो सकता है, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा होगा कहीं पे, पर आई नो बच्चों इस एग्जांपल से आपको समझने में बहुत इजी लगेगा, बस आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। तो सपोज आपने मुझे कुछ पैसा उधार मांगा। बच्चों मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमारे पास पैसा होते हुए भी हम देते नहीं हैं। क्यों नहीं देते? हमें भरोसा नहीं होता कि सामने वाला व्यक्ति हमें रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा, एंड उसको पैसा देके फायदा क्या होगा। कुछ लोग तो कंजूस होते हैं, देना नहीं चाहते, पैसा पड़ा रहेगा नहीं देंगे, एंड कुछ लोग देना जो चाहते हैं उनको भी डर होता है, भैया ये पहले बार किसी को दिया था वो लेके भाग गया, आज तक पैसा नहीं दे, ये भी देगा कि नहीं देगा। अगर इसी तरह की सोच को लेके हम लोग चलेंगे तो बच्चों कोई किसी को उधार नहीं देगा। एंड बच्चों बिजनेस वर्ल्ड में क्या होता है, मैक्सिमम तो ट्रांजैक्शन बच्चों उधार में ही होती है। अगर सपोज कोई मुझसे सामान लेने वाला 1-2 लाख का, भैया बड़ा अमाउंट ले रहा है सामान 1-2 लाख का, मैंने मेरी छोटी दुकान से भी 1-2 लाख का तो देना चाहिए, पर वो बोला भैया 1 महीने के बाद पेमेंट करूंगा। तो अब डर लग रहा है, 1 लाख का सामान मांग रहा है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरी दुकान के लिए ठीक है, पर मुझे फिर मांग रहा है 1 महीना, तो अब यहाँ पे मैं अटक जाता हूँ। अगर मेरी 100 करोड़ की दुकान है, कोई कस्टमर मुझे 10-15 करोड़ का सामान मांग रहा है, तो मेरे देने के लिए बहुत खुश हूँ, पर अगर वो बोला भैया 6 मंथ के बाद पेमेंट दूंगा, तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ रही है। तो इसी चीज के चलते बच्चों हम लोग किसी को उधार देने की एबिलिटी होते हुए भी नहीं दे पाते। आपने बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम देखा भी होगा, शायद मैंने बताया होगा, अगर सपोज कोई आपके रिलेटिव में, कोई फ्रेंड सर्कल में आपको कुछ मांग लेता है तो आपका दिमाग खराब हो जाता है, नींद उस दिन से खो जाती है। वो फोन करता होगा, आप लोग फोन नहीं उठाते होंगे, पैसा मांगना मतलब आप लोग उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे, फोन नहीं उठाओगे, बहाना करोगे। आज तक तुम लोग दोस्त थे, रिलेटिव थे, एक बार उसकी जरूरत पे पैसा मांग दिया, आप लोग भागने लगे। यहां पे बच्चों 2 चीज आती है। पहली बात, पैसा मांग रहा है वो, जरूरत उसको है, टेंशन उसको है, टेंशन आप ले रहे हो, आप भाग रहे हो, आपका सर दर्द हो रहा है सिर्फ इसलिए कि आप उसको पैसा देना नहीं चाहते, आपको उस पर भरोसा नहीं आ रहा, या आपको पैसा अपने पास रखा हुआ है, सड़ जाए पच जाए आप मर जाओ, पर आप किसी को देने के लिए राजी नहीं हो। दैट्स द पॉइंट। इंडिया जैसे कंट्री में तो लोग देना ही नहीं चाहते किसी को उधार, तो बेसिकली यही होता है। तो पहली बात बच्चों यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पैसा मांग रहा है सामने वाला, उसको जरूरत है, उसके घर में प्रॉब्लम है, उसके बिजनेस में प्रॉब्लम है, टेंशन उसको है, पैसा कहाँ से लेगा। इस समय तो उसकी टेंशन को देख के हम उसका फायदा उठा सकते हैं कि भैया ठीक है पैसा देंगे पर हमें इंटरेस्ट देगा, पर वो एक बार पैसा मांगने के बाद टेंशन हमें हो जा रही है, वो तो उल्टा बोल रहा है पैसा चाहिए, तो हम उसको एक बार बोल देंगे हाँ भैया कल बात करना, फिर कल फोन ही नहीं उठा रहे, सुबह से रात हो गया फोन नहीं उठा रहे, फिर बहाना कर रहे हैं घर में नहीं थे, फोन खराब था, चार्ज नहीं था, ये था वो था, बहाना करे। तो भैया उसको पैसा चाहिए, टेंशन उसकी है, भाग रहे हो तुम अपने बीवी से, अपने माँ बाप से बोल रहे हो कि ऐसा हो गया ऐसा, माँ बाप बोले तो फोन मत उठा, ये कर वो कर, इतना क्यों। देखो तो पहली बात टटेंशन उसको होना है, टेंशन हम हो रहे हैं। दूसरी बात, आज तक जो रिलेशनशिप था वो क्या एक दिन में खत्म हो गया? आपने एक बार नहीं सोचा उसने पैसा मांगा, जरूरी होगा उसका, जरूर उसको देना भी चाहिए अगर आपके पास है, अगर नहीं होगा तो आप तो डायरेक्टली मना ही कर देंगे, वो बात डिफरेंट है। अगर पैसा नहीं है भैया नहीं है, तो वहां पे कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तो आप तो कहीं उधार से लाके तो नहीं दोगे ना। अगर आपके पास नहीं है, सब किसी ने आपको 1 लाख रुपए मांगा, आपके अकाउंट में 2000 रुपए पड़े, तो आप कहाँ से लाके दोगे? तो बोलोगे भैया मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, 2000 3000 5000 10,000 पड़ा है मेरे खाने के लिए, आपको तो नहीं है पैसा, तो वहां क्लियर हो गया। पर अगर आपके पास पैसा है, सपोज आपके पास अकाउंट में 1 लाख है, उसने 1 लाख मांगा, तो प्रॉब्लम क्या है? तो उसे बोल दो भैया 1 लाख नहीं दे सकता, थोड़ा कम दूंगा, 50,000 दूंगा, 60,000 दूंगा, तो वो उतने से काम चलाएगा। या अगर उसको लगेगा नहीं ठीक नहीं है तो वो नहीं लेगा, उस पर डिपेंड करता है। पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं होता तो आप दे नहीं सकते थे, पर पैसा है। अब प्रॉब्लम यह है कि आप देना नहीं चाहते या देना चाहते हैं,
पर देने में डर है। आप मना नहीं कर रहे मतलब देना चाहते हो पर देना चाहते भी नहीं हो। ये जो कंफ्यूजन है बच्चों, ये बहुत ही खराब चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दूसरे की बीमारी आपको लगेगी, बीपी, और दूसरी चीज है बच्चों आप रिलेशनशिप भी तोड़ रहे हो। एंड और एक तीसरी चीज अगर मैं बताऊं बच्चों, बिजनेस वर्ल्ड में तो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन ऐसे क्रेडिट में ही होते हैं। तो अगर एक आदमी उधार मांगेगा, 10 आदमी उधार मांगेंगे, तो मैं अगर सबको उधार दे के टेंशन लूंगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तो इसमें एक चीज आती है, सिंपल सी बात, भैया देखो, सपोज तुम मुझसे पैसा मांगने आए, मेरे पास अगर पैसा है, मैं देना चाहता हूं, हाँ भैया मैं दूंगा, कितना पैसा चाहिए ना, 50,000, ठीक है मैं दूंगा, मुझे कब रिटर्न करोगे, पॉइंट। तो बोलेगा भैया 1 महीने में, पक्का 1 महीने में करोगे, वो बोलेगा 1 महीने में, ज्यादा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। मेरा क्या फायदा होगा पैसा लेके, तुमको देके 50,000 अगर बैंक में रखता हूं तो सपोज महीने में मुझे 1,000 मिलता है इंटरेस्ट, तुमको देके मुझे क्या मिलेगा, तुम्हारी जरूरत, तुम्हें किस लिए पैसे चाहिए ना, बिजनेस करना है, पैसा चाहिए, तो बिजनेस 50,000 करके तो तुम तो बहुत कमाओगे, मुझे क्या मिलेगा। तो वो अपने आप आएगा लाइन पे, हाँ भैया ठीक है क्या मांग रहे हो, मांगो, इंटरेस्ट दूंगा। बस सिंपल सी बात है, ये 50,000 बैंक से लेते तो क्या इंटरेस्ट नहीं लेता, किसी से भी लेते इंटरेस्ट नहीं लेता। अब मुझसे ले रहे हो बिना डॉक्यूमेंट के, बिना गारंटी के, तो मुझे तो कुछ दो, तो वो अपने आप लाइन पे आ जाएगा। ठीक है भैया आपको मैं 3,000 रुपये दूंगा कि 4,000 रुपये, 5,000 रुपये दूंगा इंटरेस्ट। आपको लगा नहीं भाई 3,000 नहीं होगा, मुझे 5,000 दे, 5,000 नहीं हुआ 6,000 दे, तो आपने बात करी भैया 50,000 दूंगा, ठीक है, मैं आपसे 5,000 रुपये इंटरेस्ट लूंगा, दोगे राजी, ठीक है। तो तुमको लाभ होगा, हाँ किसी कोई रिलेटिव में है, किसी का तबियत खराब है, वो अलग बात है भैया, उसमें भी बोल सकते हो भैया तबियत खराब है दे रहे हैं पर हमें पैसा दे देना, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 6 महीना में आप पैसे दे देना, तो एक भरोसे से दोगे। पर बिजनेसमैन तो इतना भरोसा नहीं करेगा ना, कुछ वर्ड्स तो रखेगा। देखो, तो आपने मुझे 50,000 मांगा, मैं राजी हुआ, तो आपको मैंने बोला भैया प्लीज 50,000 अभी दूंगा, सामान चाहिए सामान दूंगा, मुझे रिटर्न कब करेगा, 1 महीने में करूंगा, ठीक है, 2 महीने में करूंगा, ठीक है, 6 महीने में करूंगा, ठीक है, बोला तो 6 महीने में। कैसे रिटर्न करेगा, इंस्टॉलमेंट या एट ए टाइम, वो बोल देगा, इंटरेस्ट भैया इतना दूंगा, आपको मैं इंटरेस्ट इतना दूंगा। तो बच्चों इंटरेस्ट भी बोल दिया। तो अब देखो क्या प्रॉब्लम है, वो इंसान आपसे पैसा लेने के लिए आया है, आपने उसे बोला भैया पैसा कब देगा, वो हमारे अंदर डिसाइड हो गया, 1 साल हो चाहे 6 महीना हो, 2 साल हो। दूसरी बात, इंटरेस्ट देगा, हाँ देगा, बात से मुकरेगा नहीं मुकरेगा, ठीक है। पर फिर भी तो देखो अब तो सब कुछ डिसाइड हो गया, फिर भी हमें डर लगता है कोई वादा करके भूल जाएगा, कोई प्रॉमिस करके प्रॉमिस तोड़ देगा, तब मैं क्या करूंगा। ठीक है भैया तो देने के लिए राजी है, सब एक पेपर लेके आ रहा हूं, पेपर पे लिख रहा हूं, लिख कि मैंने इस इंसान से पैसा लिया है और मैं इसको वादा करता हूं कि इसका पैसा इंटरेस्ट के साथ इसको 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, ये जहां बोलेगा, जिसको बोलेगा, जिस बैंक में बोलेगा, मैं वादा करता हूं इसको मैं इंटरेस्ट के साथ दूंगा। आई प्रोमिस टू पे ए सम ऑफ रुपीज दिस, इंग्लिश में लिखो, मतलब वर्ड्स में लिखो, न्यूमेरिक में लिखो, टू दिस पर्सन और टू हिज ऑर्डर, ये इसको दूंगा या जिसको ये बोलेगा उसको दूंगा, इसको दूंगा या जिसको बोलेगा मैं उसको दूंगा, ठीक है, इस बैंक में दूंगा, कैश में दूंगा, जैसे भी दूंगा, पूरी तरह से बच्चों को प्रॉमिस करके देगा, नीचे अपना सिग्नेचर मारेगा, स्टैंप मारेगा, अगर उसका होगा दुकान का, नहीं तो नहीं। एंड वो डॉक्यूमेंट को मैं अपने पास रखूंगा, उसको भी एक कॉपी दे सकता हूँ, वो डॉक्यूमेंट को मैं अपने पास रखूंगा। नाउ बच्चों मेरे पास एक डॉक्यूमेंट रहा कि उसने पैसा लिया है, प्रूफ रहा, एंड अगर वो 6 मंथ के बाद मेरा पैसा नहीं देता तो मैं उससे पहले से याद तो करवाता रहूंगा, भैया तेरा टाइम होने वाला, आके दे दे, वो पहले देता अच्छी बात है। अगर 6 मंथ के बाद वो नहीं देता तो उसकी भी कुछ क्राइटेरिया है, वो सब तो हमें नहीं जानना अभी, फिर भी आपको बता दूंगा पढ़ाते वक्त, ग्रेस पीरियड वगैरह होती हैं, 6 मंथ के बाद भी नहीं देगा तो 3 डेज उसको छोड़ा जाएगा, 3 डेज। अगर फिर भी ना दे तो बच्चों फाइनली मुझे मजबूरन इसके उसके बारे में कोर्ट में केस करना पड़ेगा, तो कोर्ट उसको पकड़ेगा, एंड माने पुलिस के द्वारा ही उसे पकड़ेगा, एंड जो
उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो मेरा पैसा देगा एंड मुझे कोर्ट जाके जो मुझे नुकसान हुआ, परेशानी हुई, वो सब मुझे देगा। आपको मालूम है, सिर्फ मेरा पैसा नहीं देगा, मेरा जो नुकसान हुआ वो भी देगा। क्लियर बच्चों? तो मेरे पास जब कोर्ट जाके उसके बारे में केस करूंगा तो मेरे पास कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए कि उसने पैसा लिया था, वो मुकर जाएगा भैया नहीं लिया था। तो वो जो डॉक्यूमेंट मैंने उसे साइन करवा के रखा था, जो पेपर पे साइन करवा के रखा था, जहां उसने खुद लिखा था या मैंने लिखा था, उसने साइन अंगूठा जो भी मारा था, तो उसको प्रेजेंट करूंगा, वो प्रूफ हुआ। वो इंस्ट्रूमेंट एक प्रूफ हुआ ना, तो वो मेरे लिए एसेट हुआ, तो उसकी बदौलत मुझे मेरा पैसा मिलेगा। पर अगर बच्चों वो इंस्ट्रूमेंट ना होता, वो डॉक्यूमेंट ना होता, एंड वो 6 मंथ के बाद, एग्जैक्टली 6 मंथ के बाद बोलता भैया कौन हो आप, मैं तो आपको नहीं जानता, कब पैसा दिया था, किसको दिया था, बेकार में गले पड़ रहे ऐसे के बोलता। लोग बातें करने वाले बहुत स्ट्रांग हैं, आप जानते भी होंगे, बहुत लोग हैं इतने ओवर स्मार्ट में बात कर देंगे कि हम जैसे सिंपल लोग, हम लोग दिमाग से तेज हैं, ऐसे तो नहीं हमको हरा सकते इन सब चीजों में, पर कमेंट मार के मजाक उड़ाने में लोग बहुत होशियार होते हैं। तो इस तरह बोल देंगे कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम नहीं बोल पाएंगे, एंड हमें उस वक्त कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो हमें उस वक्त सपोर्ट किसकी चाहिए? लॉ की। पर लॉ भी हमें सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों सपोर्ट करेगा? अगर हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि हमने उसको पैसा दिया है, तो हम खुद ही प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। समझ में आया बच्चों? एक सेकेंड। तो बच्चों, हम जिस इंस्ट्रूमेंट में बेस करके उसको हम लोन देंगे, सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली, तो उस इंस्ट्रूमेंट को बच्चों बोला जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर बच्चों? तो अब इसको नेगोशिएबल क्यों बोला गया, ऐसा क्यों नाम दिया गया? इंस्ट्रूमेंट ठीक है, डॉक्यूमेंट ठीक है, रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन एग्रीमेंट, जिसके ऊपर बेस करके हमने किसी को उधार दिया। एग्रीमेंट बिटवीन हुआ बच्चों आपका लेंडर एंड बोरोर, मतलब मैं लेंडर हूं, मैं उधार दे रहा हूं, वो बोरोर है, तो वो डॉक्यूमेंट का नाम ऐसा भी होना चाहिए, एग्रीमेंट ऑफ बच्चों लोन। पर इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नाम क्यों दिया गया? क्लियर बच्चों? तो आपको कुछ तो समझ में आया। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बच्चों इसलिए बोला गया, बच्चों ये बहुत ही ज्यादा मतलब पूरा ऑथेंटिक है। इसको बच्चों इंडिया में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने बनाया है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्यों बोला गया? पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमारे देश में ब्रिटिश के टाइम से बना है। ब्रिटिश जब इंडिया में बिजनेस करते थे अपना, यहाँ पे पूरा उन्होंने साम्राज्य विस्तार कर रखा हुआ था हिंदुस्तान पे, तब से चल रहा है। उन्होंने बनाया था, उन्होंने अपने देश की, अपने इंग्लैंड के लोग हिसाब से बनाया था। एंड आज भी बच्चों ये है बच्चों, पर ये बहुत ही ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। एंड इससे क्या होता है, जब ऑथेंटिक मैंने आपको बोला, मतलब पूरा गारंटेड प्रूफ है कि आपका पैसा नहीं डूबेगा, बिल्कुल नहीं डूबेगा। आपने अगर रखा है तो बिल्कुल नहीं डूबेगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटी सी एग्जाम्पल, आपको समझ में आएगा, आपको समझना चाहिए, डिटेल बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों। सपोज आपने मुझसे उधार मांगा, ठीक है, मैं बस सिंपली बोल रहा हूँ, भैया आप मुझे कब दोगे, कि 6 महीने बाद दोगे। भैया मुझे चेक पे लिख के दो। चेक, आपके पास चेक है? हाँ है। तो पर पैसा तो नहीं कैश देंगे ना, आप चेक पे लिख के दो, भैया 50,000 पे लिख दो। 50,000 ले रहे हो, 50 लिख दो, या 55,000 इंटरेस्ट देना है तो 55,000 लिख दो, 55,000। आज का डेट है बच्चों 5 आपका 6 जुलाई, 7 जुलाई, 6 तो नहीं 7 जुलाई। तो 6 मंथ आफ्टर, माने आपका 6 या 7 जनवरी, तो 6 जनवरी आप डेट लिख दो ना, आपको आज डेट लिखने की जरूरत नहीं। अगर आपने चेक के ऊपर लिखा है 6 जनवरी 2021, तो मैं चेक लेके कब जाऊंगा? 2021 के 6 जनवरी में जाऊंगा, उससे पहले तो जा नहीं सकता। जाऊंगा भी तो बैंक नहीं देगा, कोई डेट लिखा है उस पर, वही उसके बाद जा सकता हूँ, 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 6 महीने तक चेक का रहता है वैलिडिटी। किसी चेक का 3 मंथ ऐसा कुछ हो, देख लेना, आपके चेक पे भी लिखा होगा, घर पे अगर चेक होगा तो तब जाऊंगा। तो प्रॉब्लम क्या, आपने बोला है मुझे 6 मंथ के बाद दोगे, तो मैं, आप 6 मंथ का डेट दो, मैं जाऊंगा। समझ में आया आपको कि नहीं आया? तो
बच्चों अब क्या है, अगर 6 मंथ के बाद में गया बैंक में डिपॉजिट किया चेक, अगर पैसा नहीं मिला मुझे तो चेक बच्चों बाउंस हो जाएगा। आपके अकाउंट में पैसा नहीं, आपने मुझे दिया, फ्रॉड हो गया ये। अब बैंक ही क्या करेगा, उस इंसान के नाम पे केस करने में मुझे भी हेल्प करेगा। मैं उस बाउंस चेक को लेके कि उसने मुझे दिया था पैसा, पर वो देखो सपोज वो मुझे डुप्लीकेट नोट देता 50,000, अगर लेके जाता मैं कहीं पे तो वो मुझे पकड़ता कि डुप्लीकेट है, तो मैं उसका नाम देता, उसको पढ़ाया था। वैसे बच्चों से मैं चेक दिया पर चेक कैंसिल हो गया। अब चेक कैंसिल हुआ मतलब उसको वही पनिशमेंट होगा। बच्चों ये इतना ऑथेंटिक है। अगर जब ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, मैं अभी तक टॉपिक पे नहीं आया, इधर उधर की बातें कर रहा हूं आपको बस टॉपिक पे लाने के लिए। जब टॉपिक लाऊंगा तो आप देखोगे बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा एंड पूरा टू द पॉइंट पे पढ़ेंगे, इसमें कुछ भी इधर उधर का नहीं है। पर बच्चों क्या होता है ड्यूरिंग दिस 6 मंथ में, अगर सपोज आपने मुझसे पैसा लिया, मुझे चेक दिया, पर सपोज चेक पे नाम नहीं लिखा, कोई किसी का नाम नहीं लिखा, या सपोज आप चेक को बोल जाओ कोई भी हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है हमको मिला, उस पर कोई भी नाम नहीं लिखा है। सपोज बच्चों ये क्वेश्चन है, जैसे कोई सपोज ये इंस्ट्रूमेंट है, इस पर किसी का नाम नहीं लिखा। अब मुझे क्या हुआ, मैंने सपोज किसी से पैसा लिया है, अभी नहीं, आज जुलाई चल रहा है, सपोज सितंबर महीने में मैंने पैसा लिया है और उसको पेमेंट करना है मुझे, तो मैं उसको बोलता हूँ भैया मैं तुमको 2-3 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा। बोला ठीक है, तो प्रूफ तो मैं बोला ये वाला चेक ले लो। मैंने अपना वाला चेक जो आपने मुझे दिया था मैंने उसको दे दिया, तो वो लेके बैंक में डिपॉजिट कर देगा, इसमें मेरा नाम नहीं लिखा। समझ में आया कि नहीं? तो पर मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया, वो बैंक लेके जाएगा, बैंक उसको पैसा देगा। अगर वो उसको किसी को पैसा देना होगा नवंबर में, तो वो बोलेगा भैया मेरे पास नहीं है, 2 महीने के बाद ले लेना, तो वो चेक वो उसको दे देगा, वो इंस्ट्रूमेंट वो उसको दे, चेक छोड़ो इंस्ट्रूमेंट उसको दे देगा। तो बच्चों ये क्या हुआ, आप पैसा मुझे दोगे बोले थे, पर जिस दिन पैसा देते तो उस दिन मैं आपको वो इंस्ट्रूमेंट रिटर्न कर देता, तो मैंने इंस्ट्रूमेंट उसको दे दिया, तो पैसा आप उसको दे दोगे, वो किसी और को देगा तो आप उसको दोगे। तो बच्चे ट्रांसफरेबल, नेगोशिएबल का मतलब बच्चों नेगोशिएशन मत समझना। एक नेगोशिएशन मतलब होता है हम लोगों को भी अंदर बातचीत करके, सपोज एक प्राइस, एक किसी चीज का प्राइस बच्चा 5 लाख है, हम थोड़ा कम ज्यादा कर रहे हैं भैया, थोड़ा बार्गेनिंग करें, नेगोशिएट करो, थोड़ा 10-20 हजार कम करो, तो वो नेगोशिएशन। पर यहां पे जो नेगोशिएबल है इसका मतलब है बच्चा ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट एंड वैलिड इंस्ट्रूमेंट, पर ऑथेंटिक है। मैं जैसे बच्चों मेरे पास अगर 1000 का नोट है, अभी नहीं है 2000 का नोट है, 500 का नोट है, मैं इस नोट को किसी को दे सकता हूँ, चलेगा, वो किसी को दे सकता है, चलेगा। वैसे ही बच्चों अगर आपने मुझे उधार लिया, मुझे वो इंस्ट्रूमेंट दिया, तो उस इंस्ट्रूमेंट को भी बच्चों अगर सपोज मेरे पास 50,000 था, मैंने आपको पूरा दे दिया, बस मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, आपके बदले आपने जो दिया है, मेरे पास पैसा नहीं है, अगर मुझे जरूरत पैसा पड़े कहाँ से आएगा, अरे वो लोन देके तो फंस गया, मैंने आपको लोन देके आपकी तो रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया, सपोज आज ही मुझे या लोन देने के 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद मुझे पैसे जरूरत है, अब मेरे पास पैसा नहीं है, अब मैं क्या करूंगा? बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं, उस इंस्ट्रूमेंट के लिए बैंक चले जाओ, इतना ऑथेंटिक है, बैंक वो इंस्ट्रूमेंट लेके आपको पैसा दे देगा। पर हाँ ये बात है, बैंक कुछ चार्जेस काट लेगा। देखो आपने मुझसे 50,000 लिया था, मैं आपसे पैसा लूंगा 6 मंथ के बाद 55,000, तो अभी सपोज मैं बैंक चला जाता हूं 2 महीने के बाद, तो बैंक को देके बैंक मुझे 55,000 देगा। अब बैंक वेट करेगा आपसे पैसा लेने के लिए, वो 3 मंथ्स हो, 4 मंथ्स हो या 6 मंथ पूरा हो, आज ही बैंक के पास में चले गए आपको देखें, तो बैंक अभी वेट करेगा, तो बैंक का क्या फायदा हुआ? तो बैंक मुझे 55,000 देगा, इंस्ट्रूमेंट पे लिखा है 55,000, मैंने आपको दिया था 50, आपने इंस्ट्रूमेंट बनाया 55 का इंटरेस्ट देके, मैंने बैंक को दिया 55,000 का, बैंक मुझे देगा 55,000, फिर बैंक आपसे लेगा 55, तो बैंक का क्या फायदा हुआ? मेरा तो फायदा हो गया, मैंने 50 देके 55 मिल गया बैंक से मुझे, पर बैंक को क्या फायदा होगा? बैंक बिल्कुल बच्चों फायदा बिना लिए देगा ही नहीं, तो बैंक मुझे 55,000 देगा ही नहीं, कम देगा, 50,000 देगा, 51,000 देगा, इनफैक्ट कम और भी दे सकता है, जो भी उसका जितना पीरियड होगा, ये सब मैथमेटिक्स में है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। सपोज आज आपने उधार लिया, आज आपने मुझे इंस्ट्रूमेंट दिया, तो इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली 50,000 का होना था, पर इंटरेस्ट मिलके हुआ 55,000।
आज ही मुझे शाम को पैसा जरूरत पड़ा तो मैं 4 बजे 3 बजे बैंक चला गया, तो बैंक ने इंस्ट्रूमेंट ले लिया, तो बच्चों इंस्ट्रूमेंट पे 5,000 इंटरेस्ट। अभी वेट कौन करेगा? 6 महीना बैंक करेगा ना मैं करूंगा? बैंक वेट करेगा। तो बैंक बच्चों मुझे तो इंटरेस्ट लेने ही नहीं देगा, 5,000 तो पूरा डायरेक्ट काट देगा, मैं भी उल्टा और 1,000 रुपये ज्यादा काट देगा अपना फायदा लेने के लिए। बैंक बोलेगा भैया तुम जितना इंटरेस्ट लोगे हम उतना लेंगे, हम और ज्यादा लेंगे। ठीक है भैया ले। अब मेरा लॉस हुआ, नुकसान हुआ, तो मुझे 49,000 दिया, जो भी मुझे नुकसान, पर मुझे पैसा तो मिल गया, 1,500 रुपये लोन हुआ, जो भी नुकसान हुआ। तो बच्चों मैंने कैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बैंक को देके पैसा ले आया? तो बच्चों नेगोशिएबल मतलब बच्चों ट्रांसफरेबल। क्लियर बच्चों? तो पहली चीज तो आपको मालूम पड़ा, अगर आपको कोई भी रिलेटिव, फ्रेंड, बिजनेस हाउस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड लोग पैसा मांगते हैं तो आप बेझिझक दे सकते हो। हाँ, पर देखो एक भिखारी है, वो पैसा मांग रहा है, वो आपको 1 लाख रुपए मांग रहा है, और वो रिटर्न दे पाएगा क्या? हाँ, किसी के हेल्प करना है, तबियत खराब है, वो मेडिकल में है, तो आप उसको वो वाला हेल्प करो, वो आपके डिपेंड करता है, वो इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है। पर एक बिल्कुल बेकार निकम्मा इंसान है, उसको कुछ है ही नहीं लेवल, पूरा भिखारी जैसा है, गवार घूमता रहता है, वो आपको 1 रुपये, आप अगर वो जान लेगा कि ये इंसान लोन दे रहा है सबको, मैं भी एग्रीमेंट कर दे दूँ, तो आप उसको दे दो कि सबकी तो एबिलिटी देके दोगे ना। तो हाँ, उसकी एबिलिटी है, उसको अगर 1 लाख देते हैं तो वो रिटर्न कर सकता है, पर अगर रिटर्न ना करे तो हम उसको पकड़ेंगे, उसको जेल लेके जाएंगे, उसके नाम पे केस करेंगे। पर उसके पास एबिलिटी है, तो उसी एबिलिटी को देख के दोगे ना, या तो इंसानियत के नाते दोगे तो वहां पे भूल जाओगे पैसा पाना, या एबिलिटी देखे। तो हम बेसिकली एबिलिटी देख के ही देंगे, यानी एबिलिटी के साथ भी इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे। तो अब हमने इंस्ट्रूमेंट बनाया, अब इंस्ट्रूमेंट को अगर हमें पैसे दे रहे हो तो हम किसी को भी दे सकते हैं, तो ये पूरा ऑथेंटिक है, पूरा ऑथेंटिक है। जिसको भी देंगे वो भी आंख बंद करके लेगा, वो बोलेगा भैया मैं क्यों इंस्ट्रूमेंट लूं, मैं तो आपसे पैसा लूंगा, नहीं, वो लेगा। यही तो इसका इंपॉर्टेंस है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट। तो अब अगर मैं आपको एक मीनिंग बताता हूं, आप बुक में एक मीनिंग पढ़ोगे, डेफिनेशंस एक पढ़ोगे, मैं आपको एक मीनिंग बताता हूं, आई थिंक आपको ये मीनिंग बहुत ही पसंद आएगा। तो इससे हमें मालूम पड़ा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से हम किसी को अगर उधार देते हैं, वो उधार हमारा गारंटेड हो जाता है कि हमें वो पैसा मिलेगा, एंड एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा, 55 तो 55,000 मिलेगा, हमने 50 दिया था। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बच्चों इज ए रिटन डॉक्यूमेंट guaranteeing the payment of a fixed amount, guaranteeing the payment of a fixed amount। बच्चों negotiable instrument is a written instrument guaranteeing the payment of a fixed amount। बच्चों वो गारंटी देगा कि वो पेमेंट होगा ही होगा, guaranteeing the payment of a fixed amount। बच्चों आइदर ऑन डिमांड, हम जिस दिन मांगेंगे, और एट ए सेट डेट, या उस पर जो डेट लिखा होगा, अभी भी होता है कि भैया जब मांगूंगा तब देगा, हाँ देगा, 1-2 महीने के बाद जब मांगूंगा मैं दूंगा, यह सेट डेट। सो गारंटी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बच्चों ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा क्या होता है, हमारा जो डेप्ट होता है, डेप्ट उधार जो हमने किसी को दिया है, वो गारंटेड बच्चों रिटर्न मिलेगा। So negotiable instrument बच्चों gives guarantee for the return of a fixed amount। डेप्ट हमें रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, आइदर ऑन डिमांड हो और ऑन ए फिक्स्ड डेट। अगर डिमांड करेंगे दोगे, जब मांगूंगा तब दोगे भैया, और ऑन ए फिक्स्ड डेट। समझ में आया? कौन देगा? कौन देगा? हुज नेम इज गिवन इन द डॉक्यूमेंट। एंड किसको देगा? जिसका नाम लिखा है। समझ में आया? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बच्चों गारंटिंग द डेप्ट, गारंटिंग द उधार, हमारा डेप्ट बच्चों पूरा सिक्योर हो जाएगा कभी, और उसे कोई लूट नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, negotiable instrument is a document, written document guaranteeing the payment of a बच्चों specific amount, specific amount देगा either on demand जब करूंगा, और on a fixed date, set date। हुआ बच्चों? to me by the person whose name is given in the document, जिसका नाम डॉक्यूमेंट में लिखा होगा, एंड जिसको लिख देने के लिए दिया होगा उसको वो पेमेंट करेगा। that is known as negotiable instrument।
मेरा नाम नहीं लिखा है चलेगा, बट बाय द पर्सन हुज नेम इज गिवन ऑन द डॉक्यूमेंट, जिसका नाम लिखा है वो देगा। तो अगर मैं पैसा देता हूं बच्चों रहीम को, तो रहीम को पैसा, सपोज रमेश को मैंने दिया था, रमेश को पैसा दिया था, रमेश से इंस्ट्रूमेंट लिया, इंस्ट्रूमेंट मैंने रहीम को दिया, तो रहीम किससे पैसा लेगा? रमेश से लेगा। रहीम अगर किसी मुकेश को देता है तो मुकेश किससे लेगा? रमेश से लेगा। मुकेश जितेंद्र को देता है तो जितेंद्र किससे लेगा? रमेश से लेगा। जितेंद्र अगर सलमान खान को देता है तो सलमान खान किससे लेगा? किससे लेगा? वही रमेश से लेगा। तो जिसको भी दे सकते हो, बैंक को दोगे तो बैंक किससे पैसा लेगा? उसी से लेगा। समझ में आया कि नहीं? सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ए डॉक्यूमेंट गारंटिंग द पेमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक अमाउंट आइदर ऑन डिमांड और ऑन ए सेट डेट। डिमांड जब करूंगा, ऐसे होता है ना, कभी 2 महीने के बाद पैसा मांगूंगा, दे दोगे? हाँ दे दो। तो जब मांगूंगा तब दोगे, गारंटी हुआ 2 मंथ्स के बाद। और ऑन ए सेट डेट by the person बच्चों whose name is given in the instrument, जिसका नाम लिखा होगा वो पैसा देगा। क्लियर? दिस इज कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। समझ में आया? सो बच्चों ये है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब इसका अगर इंट्रोडक्शन में देता हूं, इसका मीनिंग देता हूं बच्चों, इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है एक्सेप्ट मैंने जो आपको बोला। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम जब पढ़ते हैं बच्चों, तो यहां बोला जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक। माने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर कोई पढ़ना चाहता है तो इन तीनों इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। इन तीनों का मीनिंग इज इक्वल टू बच्चों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग होता है। इसलिए बच्चों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का खुद का कोई मीनिंग नहीं होता, पर मैंने आपको बताया। अगर आपको इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वन हैज टू गो थ्रू द डिटेल ऑफ द प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब ये तीनों को ही इंडिकेट करता है। पर मैंने आपको जो बताया, यू कैन राइट दिस, पूरा फ्रीली लिख सकते हो एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। तो बच्चों अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बोलता हूं, द लॉ इन इंडिया रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज कंटेंट इन द इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। 1881 में बच्चों इंग्लैंड के लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश लोग यहाँ पे साम्राज्य अपना बिजनेस कर रहे थे। तो लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे नेगोशिएट मतलब ट्रांसफरेबल। लॉ रिलेटिंग टू बच्चों तभी तो फायदा होगा अगर मैंने आपको पैसा दिया है, आपने मुझे इंस्ट्रूमेंट दिया, अगर उस इंस्ट्रूमेंट को मैं किसी को भी दे सकता हूं, तभी तो बच्चों मैं फ्रीली आपको, मैं इतना ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, मैं किसी को भी दे सकता हूं। अगर सपोज मैंने आप लोगों में से किसी स्टूडेंट को दिया, बच्चे मुझे पैसे दोगे, ये इंस्ट्रूमेंट रख लो, तो हाँ सर दीजिए, ये इंस्ट्रूमेंट बड़ा ऑथेंटिक है, तो कोई भी ले सकता है। जैसे सोना देके पैसा ले रहे हो वैसे दे सकते हो। So law relating to negotiable instrument in India is contained in the Indian, इस कहाँ लिखा हुआ है? Indian Negotiable Instrument बच्चों एक्ट 1881, ये सेक्शन 13 में है। आप जब पढ़ोगे बिजनेस लॉ, यहाँ पे सेक्शन सब 2 लगे हैं, पर ये सेक्शन 13 में है। द लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया इज कंटेंट इन द इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। भारतीय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट या ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में इसको लिखा हुआ है। इट डील्स विद प्रॉमिसरी नोट, इसका मीनिंग मैंने बोला कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब आपको ये लिखना पड़ेगा। अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन या मीनिंग पढ़ाऊंगा तो आप कुछ नहीं समझते शुरू में। इट डील्स विद प्रॉमिसरी नोट मतलब एक प्रकार का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है प्रॉमिसरी नोट। अब क्या प्रॉमिसरी नोट हम पढ़ेंगे बाद में। इट डील्स विद प्रॉमिसरी नोट, सेकेंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड बच्चों चेक, खत्म। देन बच्चों द लॉ ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया इज बेस्ड ऑन ऑलमोस्ट एंटायरली द सेम लॉ बच्चों जो है सेम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लॉ, मर्केंटाइल लॉ ऑफ इंग्लैंड। मतलब द लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड ऑन ऑलमोस्ट एंटायरली द सेम मर्केंटाइल लॉ ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो मर्केंटाइल लॉ, उनका बिजनेस लॉ में जो लिखा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, पूरा इंडिया में बच्चों पूरा सेम लिखा, उन्होंने ही बनाया। एंड दिस एक्ट बच्चों अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, होल इंडिविजुअल्स ऑफ इंडिया, होल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वेदर इंडियंस हो या फॉरेनर्स हो, सब पे बच्चों यही एक्ट अप्लाई होता है अगर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। हुआ, बट दिस एक्ट
द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इसकी जो नियम है, इज नॉट एप्लीकेबल टू बच्चों अदर इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो नियम है बस प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इन्हीं पे एप्लीकेबल होता है। बट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट में जो लिखा है नियम इज नॉट एप्लीकेबल टू अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट या नेटिव डॉक्यूमेंट। अगर ऐसे और कोई डॉक्यूमेंट है, दुनिया की डॉक्यूमेंट्स हैं और भी बच्चों बताऊंगा आपको, पर उन डॉक्यूमेंट पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता। वो क्या डॉक्यूमेंट है? ट्रेजरी बिल है, आपका हंडीज है, आपका करेंसी है, आप जो करेंसी पॉकेट में नोट्स रखते हैं वो है, पर इन पे एप्लीकेबल, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नहीं जाता। तो आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा डिटेल, ऐसा कुछ नहीं होगा जो नहीं बताऊंगा, आप जानते भी हो, बट आपको ध्यान देना है। तो बच्चों मेहनत करोगे होगा। अगर मैं खुद इतने टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, इतने ध्यान से पढ़ा रहा हूँ, तो चाहता था डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाता। तो बच्चों, द लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया इज कंटेंट इन द इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एंड सेक्शन शायद 13 है, 13 है, क्लियर। देन बच्चों उसके बाद इट डील्स विद या इट इंक्लूड्स प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, इसमें 3 इंस्ट्रूमेंट और कुछ लिखा नहीं है। एंड द लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ऑलमोस्ट बच्चों बेस्ड ऑन द सेम लॉ ऑफ द सेम मर्केंटाइल लॉ ऑफ इंग्लैंड। एंड बच्चों दिस एक्ट इज अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, वेदर इंडियंस हो फॉरेनर्स हो। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट बच्चों इज बट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू अदर नेटिव इंस्ट्रूमेंट। इस तरह की अगर कोई और इंस्ट्रूमेंट में उन पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, उसको छोड़ के बच्चों हर जगह पे एप्लीकेबल होगा। एंड द वन मोर थिंग बच्चों इसमें बोला जाता है, दिस एक्ट जो भी हो डज नॉट अफेक्ट सेक्शन 31 एंड सेक्शन 32 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट बच्चों 1934। और एक चीज लिखा है बच्चों, ये सब इंस्ट्रूमेंट पे एप्लीकेबल होगा नहीं। पहली बात, सिर्फ तीनों इंस्ट्रूमेंट पे एप्लीकेबल और किसी पे नहीं होगा। एंड सेक्शन 31, इसके जितने भी नियम हैं बच्चों, जो भी ऐसे भी नियम हो, सेक्शन 31 एंड 30 बच्चों 2 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में जो लिखा है, 31 एंड 32 को कभी वायलेट नहीं कर सकते, उसको छोड़ के सब कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? पहली बात तो बोला ये सारे इंडिया पे, सारे लोगों पे, फॉरेनर हो, इंडियन हो, सब पे एप्लीकेबल है। पर बच्चों ये किसी और इंस्ट्रूमेंट पे ये एक्ट नहीं होगा। एंड ये एक्ट डजंट वायलेट, डजंट बच्चों कभी भी अफेक्ट नहीं करेगा सेक्शन 31 एंड 32 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1934 में जो भी लिखा है उसको ये कभी भी अफेक्ट नहीं करेगा। अब आप बोलोगे सर 31 में क्या लिखा है, 34 में, 32 में क्या लिखा है, वो मैं आपको बताऊंगा। But it doesn't affect the section 31 and 32 of the Reserve Bank of India. Reserve Bank of India 31 में जो लिखता है उसको भी ये अफेक्ट नहीं करेगा, 32 में जो लिखता है उसको भी अफेक्ट नहीं करेगा। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब आप बोलोगे सर 31 क्या है, 32 क्या, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। एंड मीनिंग तो इट डील्स विद प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। तो उनका मीनिंग समझोगे तो इसको समझोगे। एंड मैंने आपको एक मीनिंग बताया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ए डॉक्यूमेंट गारंटिंग द पेमेंट ऑफ ए बच्चों सर्टेन अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट, आइदर ऑन डिमांड जब करूंगा और ऑन ए सेट डेट बाय द पर्सन हुज नेम इज गिवन ऑन द डॉक्यूमेंट। जिसका नाम लिखा होगा, जिसका सिग्नेचर होगा, वही इंसान मुझे पेमेंट देगा। दैट्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। होप सभी स्टूडेंट को समझ में आया। इसे अच्छे से पढ़ो। कल मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले इसको पहले 5 मिनट बोलूंगा, देन आई मूव टू दी आपका सेक्शन 31, 32, देन द रियल इंट्रोडक्शन ऑफ मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। देन आई विल डिस्कस विथ यू, इसके साथ आई विल डिस्कस विथ यू बच्चों व्हाट इज प्रोमिसरी नोट, व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, व्हाट इज चेक। बच्चों ऑल दीज बच्चों इंस्ट्रूमेंट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग टू बच्चों लर्न। पढ़ने में, सीखने में, समझने में, याद करने बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। सारे पॉइंट्स मजेदार हैं, सारे इसके सेक्शन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। एंड डिटेल आई विल डिस्कस विथ यू नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए खुद पढ़ो एंड इसको समझो। टेक केयर बच्चों।